Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani, welcome back to my YouTube channel. So as you all know that कि recently मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है स्पेसिफिकली फॉर CUT स्टूडेंट्स, जिसमें हम पूरा CUT इकोनॉमिक्स अपना पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सारे चैप्टर्स बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। यूनिट 1 मैंने पहले स्टार्ट की है, यूनिट 1 का पार्ट 1 मैं कवर कर चुकी हूँ, पार्ट 2 आज हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 1 हमें रहती है कि नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो और मैक्रो हमारे पास इस साल 2 ये सब्जेक्ट्स रहते हैं CUT के सिलेबस में। इंडियन इकोनॉमिक्स जैसे कि आप सब जानते हैं वो रिमूव हो चुका है, न्यू सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। जिसने अभी तक चेक नहीं करी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी, राइट। एंड ये स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और मेरे ऐसी रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी विच इज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो स्टे ट्यून। एंड वन थिंग मोर, मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी, सो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नोट्स मिलेंगे वहाँ पर आपको, और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं अपडेट्स हैं वो मैं सारी उस अपने टेलीग्राम पर अपडेट करती हूँ, राइट। और MCQ प्रैक्टिस भी मैं वहाँ पर कराती हूँ। सो ये कुछ न्यूज़ थी आपके लिए, कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशंस थी। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में कवर कर चुकी हूँ, पार्ट 2 पर जाने से पहले जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 कवर कर लीजिए, राइट। सो यस, यूनिट 1 में जब हमने बात की है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के, पार्ट 2 आज हम इसमें कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम पार्ट 1 में मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमने कवर कर चुके हैं, सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट का डिफरेंशिएट्स क्या होते हैं, वो होते क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट टाइप्स, स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इंटरडिपेंडेंस और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक, यहाँ तक हम अपना पूरा कवर कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, राइट। आज के लेक्चर में हमें पार्ट 2 आज हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में हम सारा नेशनल इनकम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम कवर करेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम और एग्रीगेट्स, कैसे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स कन्वर्ट होते हैं उनका कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, राइट। GDP, नॉमिनल GDP, रियल GDP डिफ्लेटर्स, ये सब चीजें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम भी डिस्कस करूंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं इसमें अभी तक। तो यस, ये जो पॉइंट्स हैं आज हम ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं उनको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, नॉमिनल रियल GDP डिफ्लेटर, एक्सटर्नलिटीज और उसके टाइप्स। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनता भी है, राइट। और दूसरा मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, क्या क्या मैथड्स है, 3 मैथड हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वो तीनों मैथड हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसकी प्रिकॉशंस भी हम इसमें देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम क्या होता है। सो व्हाट इज नेशनल इनकम। सो बेसिकली नेशनल इनकम क्या होता है, ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब वो टोटल फैक्टर इनकम जो किसने अर्न करी है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है हमारी कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में। एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो भी फैक्टर इनकम अर्न करी है नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, उन सबके टोटल को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, राइट। अब बेसिकली यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। तो नेशनल इनकम क्या है, टोटल किसका, फैक्टर इनकम का, और दूसरा कौन अर्न कर रहा है, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में। तो अब यहाँ पर फैक्टर इनकम क्या होता है और नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है वो हम देखते हैं। तो फैक्टर इनकम क्या है, बेसिकली हमारे पास 4 FOPs होते हैं हमारी इकोनॉमी में। कौन कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के ऊपर क्या हमें इनकम मिलती है, रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी क्या होगी, फैक्टर इनकम। तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे, इन सारी फैक्टर इनकम का टोटल करेंगे, और ये जो फैक्टर इनकम है वो कौन अर्न कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं तो एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री के, तो उन सबको टोटल करके हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। तो फैक्टर इनकम क्लियर है कि फैक्टर इनकम क्या होता है बेसिकली। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स बेसिकली इसका जो एक, चलिए इससे पहले हम नॉर्मल रेजिडेंट्स से जाने से पहले हम ये देखते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CUT इकोनॉमिक्स में ही आया था आपके पास प्रीवियस ईयर में, कि जिसमें आपसे पूछा गया कि नेशनल इनकम कैन आल्सो बी कॉल्ड, नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है। प्रीवियस ईयर के मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें लिए हैं, और अदरवाइज मैं इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन, जिससे आपको पता चल रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर,
मैं अलग से सीरीज भी स्टार्ट करूंगी और अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारे PYQ की प्रैक्टिस कराऊंगी, बिकॉज PYQ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर लेकर आने हैं, राइट। तो अगर हम देखें, नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, नेशनल इनकम को और क्या कहा जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम क्या बोलते हैं, NNP को का जो एग्रीगेट होता है, लाइक नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है, हम उस पर निकालते हैं। अभी हमने देखा नेट NNP एट FC, फैक्टर कॉस्ट पर हम हमेशा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो जो नेशनल इनकम का एग्रीगेट होगा वो क्या होगा, NNP एट FC। तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, और उससे पहले हमें देखते हैं कि अनअर्न्ड इनकम या फिर ट्रांसफर इनकम क्या होती है। अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम, पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। उसमें आपको MCQ में कुछ ऑप्शंस दे देंगे, ट्रांसफर इनकम के कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सी ट्रांसफर इनकम होगी। तो ट्रांसफर इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जो अनअर्न्ड इनकम होती है, मतलब ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं है। ऐसी इनकम को हम किस में इंक्लूड नहीं करते, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जो भी अनअर्न्ड इनकम या फिर ट्रांसफर इनकम, दोनों ही सेम चीजें हैं, तो ऐसी इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जो ऐसी इनकम होती है जो आपने कमाई अर्न नहीं करी है, फॉर एग्जांपल चैरिटी हुआ, डोनेशंस हुए, तो ये तो इनकम आपके पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आपने कमाया तो नहीं है, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम बोलेंगे, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ट्रांसफर इनकम का। अब हम आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स पे कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट के ये दो क्राइटेरियाज होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, जो ऑर्डिनली रिसाइड कर रहे हो हमारी कंट्री में, वो सिटीजन भी हो सकता है और सिटीजन नहीं भी हो सकता है। ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब हमारी कंट्री में कोई ऐसा पर्सन आइदर अ सिटीजन और नॉट, सिटीजन है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारी कंट्री में ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है, मतलब कि हमारी कंट्री में एक या एक साल से ज्यादा अगर वो रह रहा है तो वो कौन कहलाएगा, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग वो कहलाएगा, ऑर्डिनरी सिटीजन कहलाएगा, राइट। और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब वो ऑर्डिनरी डिसाइड तो कर हमारी कंट्री में, साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर हमारी कंट्री के लिए है तो वो कौन कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट में अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो वो कौन होगा, नॉर्मल रेजिडेंट होगा हमारी कंट्री के लिए। वो सिटीजन हो भी सकता है हमारी कंट्री का, इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तभी वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। क्या क्राइटेरिया है कि ऑर्डिनरी रिसाइड मतलब हमारी कंट्री में एक या एक साल से ज्यादा वो रह रहा हो और साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए अगर है तो वो कौन होगा, नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो ये क्राइटेरिया है नॉर्मल रेजिडेंट के लिए। तो नेशनल इनकम क्या बना, बेसिकली वो टोटल इनकम जो किसने अर्न करी है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है। टोटल फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी है अकाउंटिंग ईयर में, उन सबका टोटल को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, राइट। तो ये था हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक का। और जिसको भी जो डाउट्स हैं वो मुझसे आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ग्रुप मैंने बनाया हुआ है वहां पर, अदरवाइज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो जो भी डाउट्स है वो मुझसे डायरेक्टली आप पूछ लो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि जो फैक्टर इनकम होती है वो डिफरेंट होती है ट्रांसफर इनकम से। अभी हमने देखा फैक्टर इनकम कौन सी है, फैक्टर इनकम कौन सी है, FOPs की, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की जो भी इनकम होती है, कौन कौन सी, लेबर वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। तो ये सारी इनकम कौन सी हुई हमारे पास, फैक्टर इनकम हुई। अब ट्रांसफर इनकम कौन सी थी, अनअर्न्ड इनकम, जो इनकम ऐसी जो हमने कमाई नहीं है। तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है विच आर रिसीव बाय पर्सन एज हेल्प, जो किसी पर्सन को रिसीव हो रही है, एक हेल्प की तरह वो उसको रिसीव कर रहा है, जैसे डोनेशन हुआ, चैरिटी हुआ। तो ये सारी इनकम कौन सी होती है, अनअर्न्ड इनकम होती है। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, ये वो इनकम होती है जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव होती है हमें बाय रेंडरिंग द फैक्टर सर्विस। हमने कुछ फैक्टर सर्विसेज दी थी और उसके बदले जो भी हमें इनकम मिल रही है वो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम बोलेंगे। और ये जो इनकम हमारी अर्नड इनकम है, हमने ये कमाई हुई इनकम है, तो ये हमारी फैक्टर इनकम होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम के अंदर। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे मैक्रो लेवल पर देखते हैं कि इनकम को हम यहाँ पर मैक्रो लेवल पर मेजर कर रहे हैं। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है और नेशनल कॉन्सेप्ट क्या है, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। यहाँ पे फैक्टर इनकम का टोटल होगा, लेकिन यहाँ पे कौन जनरेट कर रहा है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर
क्या चीज है ये डोमेस्टिक इनकम में? ये वो टोटल फैक्टर इनकम जो कहाँ पर जनरेट हो रही है। यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो कहाँ है, क्या है, वेयर इट इज जनरेटेड, कि वो जो इनकम है वो जनरेट कहाँ पर हो रही है। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, वो टोटल फैक्टर इनकम जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जनरेट हो रही है, ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। अब वो कौन जनरेट कर रहा है वो उससे कंसर्न नहीं है, वो कोई भी जनरेट कर सकता है, या तो हमारी कंट्री का रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कहाँ पर जनरेट होनी चाहिए, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। तो ये डोमेस्टिक इनकम का क्राइटेरिया है कि डोमेस्टिक इनकम वो टोटल फैक्टर इनकम होती है जो कहां पर जनरेट होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होगी। कौन करेगा, सिटीजन कर सकता है, अदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कोई भी कर सकता है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं जो हमारा इंडिया का मैप है, कि हमने इसको बोलिए डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो इस इंडिया के मैप के अंदर जो भी है वहां पर जनरेट हो रही, नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे मैंने यहाँ पे नोट में लिखा, डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट इक्वल टू पॉलिटिकल बाउंड्री। हमारे इंडिया के मैप के अंदर जो भी स्टेट है वो सबको हम इंक्लूड कर लें, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है, उसको हम नहीं बोलेंगे। ये क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी का इकोनॉमिक्स में, जहां जहां पर हमारे गुड्स, हमारे पीपल इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली सर्कुलेट हो सकते हैं, वो वाली चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। हम सपोज चाइना में इजीली अपना ट्रेड कर सकते हैं, इजीली हमारे गुड्स सर्विसेज इजीली हमारे पीपल मूव कर सकते हैं, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, राइट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी जहां पर फ्रीडम है सर्कुलेशन करने का पीपल का और गुड्स का, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, राइट। तो ये है डोमेस्टिक टेरिटरी का छोटी सी डेफिनेशन। तो डोमेस्टिक इनकम क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल कॉन्सेप्ट। नेशनल कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है, वो टोटल फैक्टर इनकम जो कौन अर्न कर रहा है। अब यहाँ पर मेन कंसर्न है हु, कि अर्न कौन कर रहा है, इससे कंसर्न नहीं कि कहां पर अर्न हो रही है, लेकिन कंसर्न क्या है, कौन अर्न करेगा। तो नेशनल इनकम में क्या होगा, वो फैक्टर इनकम जो कौन अर्न कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं हमारी कंट्री के, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, वो कंसर्न नहीं है, कहीं पर भी हो सकती है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी और बाहर भी हो सकती है। लेकिन अर्न कौन करना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट ही अर्न करने चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, तभी हमारी कंट्री का नेशनल इनकम बनेगा, राइट। तो ये था डिफरेंस डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का, मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग में बताया हुआ यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को किसके रेफर किया है, इकोनॉमिक टेरिटरी को रेफर किया है। यूएन के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है जो कि कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, विद इन जहाँ पे पीपल, गुड्स और कैपिटल हमारे इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं, और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेट कर रही है हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है, जहां जहां पर हमारे गुड्स, सर्विसेज और पीपल इजीली सर्कुलेट, इजीली फ्लो कर रहे हैं, इजीली मूव कर रहे हैं, वो हमारा किस में आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारी इंडिया की एम्बेसी है वो यूएसए में या फिर दूसरी कंट्री में लोकेट कर रही है, तो वो भी हमारी किस पे आएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। तो ये था डोमेस्टिक टेरिटरी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है, ये भी आपका सीयूटी का पीवाईक्यू है, सीयूटी का प्रीवियस क्वेश्चन रहा है। व्हिच आर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब देखो ये वाला जो है, इसको हम अभी इस वाले पीवाईक्यू को हम बाद में देखेंगे जब हम नेशनल इनकम के प्रिकॉशंस को देखेंगे कि क्या क्या चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और क्या क्या चीजें नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होती हैं। तो इसको अभी हम लीव करते हैं, आगे जब मैं पढ़ाऊंगी इसमें तब हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी हम इसमें आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के डिफरेंस के बारे में, कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है और नॉन रेजिडेंट्स कौन है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल रेजिडेंट्स की, तो इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, जो भी इंडियंस है, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होंगे हमारी कंट्री के लिए, जो भी इंडियंस मतलब इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के लोग हैं और इंडियन फॉरेन एम्बेसीज में वर्क कर रहे हैं। लेट्स से एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, मतलब इंडियन पीपल है, मतलब हम लोग ही हैं, और हम लोग कहां पर अपनी ही कंट्री में काम कर रहे हैं, और कहां पर काम कर रहे हैं, फॉरेन एम्बेसी में, कि हमारी कंट्री में कोई यूएसए की एम्बेसी है उसमें हम लोग ही काम कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री के लिए वो लोग कौन हुए, हम लोग कौन हुए, नॉर्मल रेजिडेंट्स हुए, राइट। तो ये चीज बोली है। ऐसे इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडियंस जो है ये इंडियंस है और ये इंडिया में ही WHO का एक ऑफिस है उसमें लोकेटेड।
WHO को ऑफिस जो लोकेट कर रहा है इंडिया के अंदर, उसमें ये लोग इंडियंस ही काम कर रहे हैं, तो वो कौन हुए? इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स हुए। ऐसे लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF में, इंडिया में IMF का ऑफिस लोकेट करता है और वहां पर हम लोग मतलब इंडियंस ही वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही रहकर। IMF में भले ही काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग ही तो वर्क कर रहे हैं, इंडियंस ही वर्क कर रहे हैं। इंडिया में IMF को ऑफिस लोकेट करता है, तो वो कौन हुआ हमारे लिए? नॉर्मल रेजिडेंट्स हुए। ऐसे जो फॉरेनर सिटीजन वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, फॉरेनर्स अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि फॉरेनर सिटीजन है, फॉरेनर सिटीजन इंडिया में 1 साल से ज्यादा वर्क कर रहे हैं, इंडिया में आकर 1 साल से ज्यादा अगर वर्क कर रहे हैं तो वो कौन होंगे? और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए है, तो वो कौन हुए? लेकिन वो फॉरेनर्स है, तो वो हमारे लिए कौन होंगे? अगर वो 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन होंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। तो ये था नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में। अब अगर हम देखें नॉन रेजिडेंट, इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट कौन होगा? फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। अब देखो, फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं कहां पर? इंडियन एम्बेसीज में। अब फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं इंडियन एम्बेसीज में। अब इंडिया की एम्बेसी है यहाँ पर, सपोज USA हमने लिया, USA के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, ये एक इंडिया की एम्बेसी है USA के अंदर, और यहाँ पर USA के लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये एम्बेसी किसकी? इंडिया की एम्बेसी है, और वर्क कौन कर रहे हैं? यहाँ पे USA में ही है और USA के लोग ही वर्क काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो लोग कौन हुए? भले ही वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो वो फॉरेनर्स हुए ना, हमारे लिए तो वो नॉन रेजिडेंट होंगे। तो ये है नॉन रेजिडेंट्स की कॉन्सेप्ट। ऐसे फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब इंडिया में WHO का ऑफिस लोकेट करता है और उस ऑफिस में कौन वर्क कर रहा है? फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन होंगे? नॉन रेजिडेंट्स। अगर वो इंडियन वर्क कर रहे होते तो वो हमारे लिए कौन होते? नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। ऐसे IMF का ऑफिस लोकेट करता है, IMF का ऑफिस लोकेट करता है इंडिया के अंदर और वहां पर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, तो वो कौन होंगे? हमारे लिए नॉन रेजिडेंट्स होंगे। दूसरा, जो फॉरेनर सिटीजन वर्किंग इन इंडिया लेस देन 1 ईयर। अगर कोई फॉरेनर सिटीजन हमारी कंट्री में आकर काम करता है 1 साल से कम, अगर वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा वर्क कर रहा है तो वो कौन होगा? नॉर्मल रेजिडेंट। अगर वो हमारी कंट्री में आकर 1 साल से कम काम कर रहा है तो वो कौन होगा? हमारे लिए नॉन रेजिडेंट होगा। तो ये बेसिक सा कुछ डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट का। इससे रिलेटेड भी MCQs आपके बन सकते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, कि कैसे हम नेशनल इनकम के कुछ जो एग्रीगेट्स हैं उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। इससे क्वेश्चंस बहुत काफी ज्यादा बनते हैं, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी डायरेक्ट कि GDP से NDP पर जाने के लिए क्या प्लस माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन कब ऐड होगा, राइट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर हम जब जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तो ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। तो हम देखते हैं डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर जाना है या फिर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर आना है, तब हम क्या करेंगे। अब देखो, डोमेस्टिक एक तरीके से विद इन द टेरिटरी है, नेशनल हमारा कुछ बड़ा है, राइट। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल इनकम पर जाएंगे तो हम प्लस क्या करेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में प्लस NFIA करती हूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? नेशनल इनकम निकल कर आएगी, टोटल पढ़ा, ठीक है। और जब हम नेशनल इनकम से कहाँ पर जाएंगे? डोमेस्टिक पर जाएंगे। जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे तब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? NFIA को, ये आपको याद रखना है। तब हम माइनस करेंगे NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, राइट। और जब हम डोमेस्टिक से नेशनल बड़े पे जा रहे हैं तब हम प्लस करेंगे। तो ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, नेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए। अब अगर हम बात करें NFIA, कभी तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है, कभी नहीं दिया होता, तो हम क्या करते हैं NFIA को निकालने के लिए, तो फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट अब्रॉड, वो फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स ने अब्रॉड अर्न करी है वो, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इन अ कंट्री। अब वो फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट है हमारी कंट्री में अर्न कर रहे हैं, उनकी वो तो इनकम अपनी ले जाएंगे क्योंकि हमारी कंट्री के नॉन रेजिडेंट है, तो वो तो बाहर ले जाएंगे, तो उनकी इनकम को तो माइनस कर देंगे। अब हमारी कंट्री के लोग जो बाहर इनकम अर्न कर रहे हैं वो हमारी कंट्री में लेकर आएंगे, तो उसको हम प्लस करेंगे। तो इनका डिफरेंस हमारा क्या निकल कर आएगा? NFIA निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा NFIA का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक पर। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा होता है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब हम देखते हैं
ग्रॉस से हमें कहाँ जाना है, नेट पर जाना है। ग्रॉस मीन्स टोटल, तो टोटल से जब हम कम में जाते हैं, टोटल से हम कुछ कम कर रहे हैं तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए, और नेट से बड़े पर आ रहे हैं, नेट से टोटल पर आ रहे हैं, तो अब प्लस करेंगे क्या, प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। तो ये है ग्रॉस से नेट और नेट से डोमेस्टिक नेशनल पर, नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारे पास। अगर मुझे एनडीपी निकालना है तो मतलब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अगर मुझे एनडीपी से जीडीपी पर जाना है तो मींस नेट से जी पर जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है एमपी और एफसी की बात, मार्केट कॉस्ट और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मैं बोल रही हूँ जीडीपी एमपी और एनडीपी एफसी, या फिर हमने बोला यस कि जीडीपी एफसी और एनडीपी एफसी हम बोल रहे हैं, तो अगर मुझे, हम यहाँ पर एमपी कर लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। अगर मुझे एमपी से एफसी पर जाना है, मार्केट प्राइस जो चीज शोरूम में बन गई है, मार्केट में रखी है, उससे मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो भी चीजें फैक्ट्री के विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है, तब इसमें कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है, तो हम इसमें से मतलब कुछ चीज माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे मतलब मार्केट से वापस हम फैक्ट्री में जा रहे हैं, तो इसमें हम माइनस क्या करेंगे, टैक्स तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो माइनस कर देंगे इसमें एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। कब, जब हम मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, तो टैक्स नहीं होगा, तो माइनस एनआईटी। और लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट से, फैक्ट्री से हम मार्केट प्राइस में जा रहे हैं, शोरूम में चीजें रखी जा रही हैं, तब हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो प्लस होगा यहाँ पर एनआईटी। तो ये है बेसिक डिफरेंस एमपी से एफसी और एफसी से एमपी पर जाने के। अब एनआईटी भी हमें कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया होता, कभी दिया होता कभी नहीं दिया होता, तो नेट एनआईटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तब हमारे पास एनआईटी निकल कर आएगा, उसको फिर हम ऐसे कन्वर्जन में यूज करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था अबाउट द कुछ एग्रीगेट्स का नेशनल इनकम भी, कैसे हम ग्रॉस से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, या फिर एमपी से एफसी और एफसी से एमपी पर हम कैसे शिफ्ट होते हैं। तो ये कन्वर्जन्स आपको पढ़ने हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो नेक्स्ट, अब मैंने इसमें करके भी दिखाए हुए हैं यहाँ पे कुछ एग्रीगेट्स, राइट। तो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी क्या होता है, वो मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं मार्केट प्राइस पर। अगर हम निकालते हैं यहाँ पर एनडीपी एमपी, जीडीपी को हम बेस लेकर चलेंगे, हर चीज में हम जीडीपी बेस मानेंगे, जीडीपी से ही हम कन्वर्ट करेंगे किस पर, जो भी हमें कन्वर्जन करना है। तो अगर हम बात करें जीडीपी एट एमपी में, तो जीडीपी एमपी से हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखो डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, पी और पी सेम है, एमपी और एमपी सेम है, हमें कहाँ जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए कम करना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ऐसे ही जीडीपी एट एमपी, और हमें क्या निकालना, जीएनपी एट एमपी। तो जी और जी सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल बड़े पे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे एनएफआईए। सेम ऐसे एनएनपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी हमें बेस हमने माना है, तो यहाँ पर हमें सारे कन्वर्ट करने होंगे। तो ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे बड़ा है तो प्लस एनएफआईए, और अगर यहाँ पर एमपी से एफसी पर जाते तो हम क्या करते, माइनस एनआईटी करते। तो ये आपको कुछ कन्वर्जन्स मैंने बताए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, सारे मैं नहीं बता रही हूँ, अब आपको प्रैक्टिस करनी है फर्दर। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एनएनपी एफसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम का ये क्रिकेट है पूरा, तो इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना और फिर इससे चेक करना, राइट। So now let's come to the next topic, that is nominal GDP। अभी nominal GDP क्या होता है, अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास, nominal GDP के और एक real GDP के। तो अगर हम बात करें nominal GDP की और real GDP की, तो it refers to GDP at current prices। जब हम GDP को current prices पर measure करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, nominal GDP। मतलब इट इज अ मार्केट वैल्यू। जीडीपी क्या होता है, मार्केट वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। और जब हम जीडीपी को करंट प्राइसेस पर मेजर करते हैं तो वो किस में होगा, हमारा नॉमिनल जीडीपी में होगा। जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस। नॉमिनल जीडीपी भी कैसे कैलकुलेट होगी, क्वांटिटी इनटू प्राइस, और प्राइस यहाँ पे कौन से होंगे, करंट प्राइसेस, जो प्राइसेस अभी प्रिवेल हो रहे हैं हमारी अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड करंट प्राइसेस। तो बेसिक क्या है, नॉमिनल जीडीपी जब हम करंट प्राइसेस पर निकालते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं।
नेक्स्ट आता है रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी में क्या होता है, जब हम प्राइजेस को जीडीपी को कांस्टेंट प्राइजेस पर कैलकुलेट करते हैं, एक साल का हमने कोई बेस ईयर प्राइजेस ले लिया है और उसके अकॉर्डिंग हमने जीडीपी को कैलकुलेट किया है, तो हमारा किस में जाएगा, रियल जीडीपी में जाएगा। तो रियल जीडीपी भी क्या है, हमारी वही मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और यहाँ पर जो प्राइजेस होंगे वो बेस ईयर के प्राइजेस हम यूज करेंगे। मीन्स एक प्राइजेस ऐसे हम करंट ईयर सॉरी बेस ईयर के प्राइजेस हम ऐसे मानेंगे, मतलब उस साल के प्राइजेस को हम बेस मान लेंगे जब प्राइजेस ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो रहे हो, तब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, तब हम उस साल के प्राइजेस को लेकर तब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। और जीडीपी का हमें पता है कैसे निकालता है, प्राइजेस इनटू क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर जो हम प्राइजेस लेंगे वो क्या लेंगे, बेस ईयर के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी बी कैल लिख दिया है। तो रियल जीडीपी क्वांटिटी इनटू प्राइस, और प्राइस क्या होंगे, बेस ईयर के। तो यहाँ पे क्या है, पीबी प्राइस प्रिवेल द बेस ईयर, बेस ईयर में जो प्राइजेस प्रिवेल हो रहे हैं। ठीक है, तब हम मैंने इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू लिया है। एमसीक्यू इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जिसमें हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए बोला था, या फिर रियल जीडीपी से भी एमसीक्यू आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये सब चीजें आपको गिवन होगी, कैलकुलेट करना है आपको, फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। तो रियल जीडीपी में कैलकुलेट करें तो नॉमिनल जीडीपी में कितना गिवन है, 100, प्राइस इंडेक्स हमें गिवन है 200। तो हम कैसे निकालेंगे, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी है 100, प्राइस इंडेक्स हमें कितना गिवन है 200 और इंटू 100, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, रियल जीडीपी 50। रियल जीडीपी क्या है, 50 निकल कर आया है। अब रियल जीडीपी क्या होता है, इंडिकेटर होता है वेलफेयर का, वो हम देखेंगे कैसे। रियल जीडीपी हमें सच में बताता है कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में वेलफेयर हुआ कितना है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी एक तरीके से हो सकता है, नॉमिनल जीडीपी हम किस पे निकालते हैं, करंट प्राइसेस पर। तो हो सकता है प्रोडक्शन इतना ना हो लेकिन जीडीपी हमारी बढ़ रही है, वो किस वजह से, प्राइजेस के बढ़ने की वजह से। वो आगे मैं बताऊंगी कैसे आपको पता चल रहा है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से हमें वेलफेयर कैसे मिल रहा है। तो देखो हम इस एग्जांपल से लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं नॉमिनल जीडीपी पर रियल जीडीपी को, तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में वेलफेयर कहां पर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिया है, 3 क्वांटिटी ले ली है, क्वांटिटी ए, बी और सी हमने परचेज की। क्वांटिटी ए मैंने 100 लिया है, क्वांटिटी बी मैंने 50 लिया है, क्वांटिटी सी हमने 20 प्रोड्यूस करी है, प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर। अब मैंने देखा है प्राइजेस, बेस ईयर के प्राइजेस सपोज हमने 2015 के कुछ प्राइजेस ले लिए हैं, 2015 के प्राइजेस को लेकर हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2015 के प्राइजेस में 2015 में क्वांटिटी ए के 100 रुपए थे, क्वांटिटी बी के 50 रुपए थे और क्वांटिटी सी के 10 रुपीज थे। उसके अकॉर्डिंग हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर बेस ईयर के प्राइजेस ले रही हूँ, और ये ऐसे प्राइजेस है जब ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं था इकोनॉमी में, नॉर्मल प्राइजेस थे इन गुड्स के। तो जब हम बेस ईयर के प्राइजेस को कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी के साथ, तो हम कौन सी इसके क्या निकालते हैं हम यहाँ पर, रियल जीडीपी, राइट। ठीक है, तो हमने देखा क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो क्वांटिटी कितना है 100 और प्राइसेस कितना है 100, तो कितना हमारे पास निकल कर है 10,000। क्वांटिटी इनटू प्राइस 50 इंटू 50 कितना है 2500, और क्वांटिटी इनटू प्राइस 20 इंटू 10 कितना निकल कर है 200। तो ये हमारे पास सारी रियल जीडीपी कैलकुलेट करी हमने, टोटल किया 12,700 हमारे पास रियल जीडीपी निकल कर आती है। अब हमने देखा प्राइस करंट ईयर के प्राइजेस के अकॉर्डिंग हमने एस्टिमेट किया, जो अब के प्राइजेस सपोज 2025 के जो प्राइजेस हैं अब इस चीज के ये प्राइस हो चुके हैं। इन्फ्लेशन है भाई 15 साल बाद, 15 साल पूरे 10 साल हो चुके, 10 साल बाद तो प्राइजेस बढ़ेंगे ही। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वांटिटी को मेजर किया, तो अब भी क्वांटिटी तो वही बन रही जो 2015 में क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, उतनी ही क्वांटिटी अब प्रोड्यूस हो रही है गुड्स की। लेकिन यहाँ पर जीडीपी देखो हमें कैसे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मैंने देखा क्वांटिटी ए की कितनी है 100 और प्राइस अब कितने चल रहे 300 चल रहे हैं उसी सेम गुड के, पहले कितने थे 100 रुपए थे। तो यहाँ पर हमें देखा, हमने क्वांटिटी इनटू प्राइसेस देखा तो जीडीपी कितना आया 30,000 आया। ऐसे हमने क्वांटिटी इनटू प्राइस किया, करंट ईयर के प्राइस से कैलकुलेट किया 150 इंटू 50 7500। सेम क्वांटिटी इनटू प्राइस में देखा 20 इंटू 40 कितना है 800। तो हमारे पास यहाँ पर जो जीडीपी निकल कर आया टोटल जीडीपी वो कितना आया 38,300, ये नॉमिनल जीडीपी आता है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि पहले मींस अभी हम देखें तो रियल जीडीपी हमारे पास कितना है 12,700 और अब कितना है मींस नॉमिनल जीडीपी कितना 38,300। तो हमें जीडीपी तो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी बढ़ रहा है
एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ रहा। जीडीपी कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन तो सेम ही हो रहा है। प्रोडक्शन तो पहले 2015 में भी वही था और 2025 में वही है, लेकिन यहाँ पर जो जीडीपी में डिफरेंस हमें देखने को मिला 10,000 से 30,000, 2500 से 7500, 200 से 800 रुपए, वो कैसे चेंजेस देखने को मिलेगा? कि प्राइजेस में चेंजेस आए हैं। प्राइजेस अब ये हैं और पहले प्राइजेस ये थे। तो प्राइजेस के चेंज होने की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, जो कि एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? यहाँ पर प्राइजेस बढ़ रहे हैं। प्राइजेस की बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ता दिख रहा है। तो वेलफेयर का इंडिकेटर सच अच्छा इंडिकेटर कौन है? ये हमें वेलफेयर थोड़ी दिखा रहा है, ये तो हमें प्राइजेस का इंक्रीमेंट दिखा रहा है, इन्फ्लेशन दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन कितना हो गया हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो जीडीपी का एक्चुअल और रियल इंडिकेटर कौन है? वेलफेयर का रियल इंडिकेटर कौन है? रियल जीडीपी है, जो हमें एक्चुअल में बताता है कि कितना जीडीपी बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नॉमिनल और रियल जीडीपी का। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और कौन सा अच्छा इंडिकेटर होता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक और आता है, प्राइस डिफ्लेटर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइस डिफ्लेटर के बारे में हम देखते हैं। तो प्राइस डिफ्लेटर हम अगर बात करें, प्राइस डिफ्लेटर की अगर हम बात करें तो प्राइस डिफ्लेटर क्या है? एक तरीके से इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जब हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस मींस इन दोनों के रेशियो को, जीडीपी जो करंट प्राइसेस पर है, जीडीपी करंट प्राइसेस पे कौन होगा? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस हम देखेंगे इनटू 100, तब हमारे पास क्या निकलेगा? प्राइस डिफ्लेटर। ये इसका फॉर्मूला होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100, तब हमारे पास प्राइस डिफ्लेटर निकल कर आएगा। और प्राइस डिफ्लेटर हमें क्या बताता है? प्राइस डिफ्लेटर हमें बताता है, ये हमें इन्फ्लेशन को मेजर करता है। प्राइस डिफ्लेटर मेजर क्या करता है? इन्फ्लेशन को मेजर करता है। और ये सेम होता है जैसे हमारा प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स हमारा बताता है, सेम प्राइस इंडेक्स के जैसा ही होता है प्राइस डिफ्लेटर, और इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ये फॉर्मूला है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर का, जीडीपी एट द रेट करंट प्राइसेस जिसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी एट द डिवाइडेड बाय जीडीपी एट द रेट कांस्टेंट प्राइसेस जिसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं, इनटू 100, तब हमारे पास क्या निकल कर आएगा? जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी में 100 गिवन है, रियल जीडीपी 50 गिवन है। जीडीपी डिफ्लेटर हमें निकालना है जो कि प्राइस इंडेक्स के जैसे ही है, तो नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, तो 100 अपॉन 50 इंटू 100 कितना होगा हमारे पास? 20 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा निकल कर आया क्या? जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज 20। तो ये था जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको भी शो करके दिखाती हूँ। शो करती हूँ आपको अपना ये वाला एमसीक्यू। सो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जीडीपी डिफ्लेटर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था, तो जिसमें हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन है 5500, रियल जीडीपी हमें गिवन है 2200। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर को। तो हमें पता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू, अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा है, क्या फॉर्मूला होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो कैलकुलेट करो अब इसको फटाफट से, मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, जिसका आंसर बताना क्या आंसर निकल कर आता है आपके पास।